तो फिर स्वागत है आप लोगों का आज की कक्षा में। तो प्रथम प्रश्न नंबर 1 इसमें है, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? हाँ दिखाई पड़ रही है। तो पहला प्रश्न था इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो पेपर आपका हुआ है तो बिल्कुल कंफर्म प्रश्न। 1885। 1885 किसने किया था? A.O. ह्यूम। उसमें गवर्नर कौन था? 85 का है डफरिन उसमें गवर्नर था। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। और उसी के समय में एक राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और सरकार की मंशा के मतलब अंग्रेजों की मंशा के अनुकूल हुई थी। एक बिचौलिए के रूप में स्थापना इसकी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सिंधु सभ्यता किस युग से पड़ती है? सिंधु सभ्यता का युग कौन सा है? हेलो, पहला वाला कौन सही है? 85 सही है। 1918 से 85। उसमें तो दूसरा वाला सही था। 1885 सही है फिलहाल, जो भी सही हो। 1885 होगा और 28 दिसंबर 1885 है। 1885 का डेट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, किस में पड़ेगी ये सिंधु सभ्यता? प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक का मतलब होता है जहां से इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ हो। तो प्रागैतिहासिक मतलब होता है इतिहास के पहले का। प्रागधन ऐतिहासिक, जब सन विच्छेद करेंगे इसका, प्रागैतिहासिक का विच्छेद कोई करके बताया हमको क्या होगा इसका प्रागैतिहासिक का? प्राक होगा, प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक का में हलंत लगता है और पुनः उसी का अस्तु अस्तुनासु से उसी का जगह गा हो जाता है और पुनः जो है एक प्रत्यय लगने कारण जो है गा पे ऐ की मात्रा हो जाती है। के लिए प्रागैतिहासिक काल है। और उसका उत्तर जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, लास्ट वाला जो है आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में भी दो वर्गीकरण किए गए हैं, उत्तर ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। मतलब नजदीक वाला ऐतिहासिक जो आपका है वो आपके इसमें पड़ता है। और ऐतिहासिक का मतलब ये होता है दो तीन चीजें इसमें आती है जिससे इतिहास के बारे में जानकारी मिले। जैसे मान लीजिए उत्खनन से जो चीजें मिलती हैं, आपके सिंधु सभ्यता की जो भी सामग्री मिली है, जो भी चीजें मिला है, खोदा गया है, वहां से निकली उसकी एक तरह से इतिहास के क्षेत्र में मतलब इतिहास में ही आती हैं वो आपकी। चाहे वो मूर्तियां मिली हो, चाहे वो जो स्नानागार मिला हो, चाहे जो भी कुछ मिला हो, तो सारी चीजें आपके ऐतिहासिक में, लेकिन उसमें आद्य ऐतिहासिक में है, लिखित रूप में नहीं है कि उसके अवशेष बाकी चीजें मिले हुए हैं। तो लास्ट वाला सही इसका ऑप्शन है। अगला इस प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? सबको पता है, बता दीजिए। ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक है? 25 वर्ष तक। 0 से 25 है ये। 0 से 25। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद कौन सा आश्रम होता है? गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ और आश्रम 25 से 50 है, पुनः वानप्रस्थ है। 25 से 75 अंत में संन्यास आपका आता है। और आपको 75 से लेकर के, उल्टा तो नहीं हो गया कहीं? नहीं, सही है। वानप्रस्थ संन्यास। वानप्रस्थ मतलब लोग वनों की तरफ आना जाना प्रारंभ करते हैं, पुनः उसके बाद संन्यास होता है। 75 से 80, 75 से लेकर 100 तक, 100 वर्ष की उम्र को माना गया है। और उस तरह से आपके 4 आश्रमों की व्यवस्था यहाँ पे है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है? भाग 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा वाला, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाग 3 में जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का वर्णन है कि कितने अधिकार आपके हैं मानता है इसमें। अधिकार इसमें 6 हैं, 6 अधिकार हैं। शुरू में 7 अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार आपका मौलिक अधिकार वित्त का अधिकार बाहर निकाल दिया गया है।
तो वर्तमान में आपके इसमें 6 अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। और इन मूल अधिकारों में से एक आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और इसमें से पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। आपका अस्पृश्यता वाला अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता बता दीजिए किसमें है? अस्पृश्यता 17 में, 17 में है। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में है। इस तरह से मतलब इसको याद रखना आपको, इसके बारे में प्रश्न परीक्षा में बार बार यहाँ से आते हैं। अगले पे आ जाइए। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सिया। रिफ्लेक्सिया। चार बी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है, बी ऑप्शन सही है। तो छूट का नाम, सबसे छोटा फूल का नाम बुल्फेलिया है, बुल्फेरिया। बुल्फिया है। बुल्फिया या बुल्फेरिया नाम है। बड़ा फूल आपका ये, छोटा फूल आपका ये है। और कैक्टस, कैक्टस बारे में बताएंगे कुछ? कैक्टस आपका एक मरुस्थलीय पौधा है जिसे नागफनी नागफनी कहते हैं। कैक्टस का ही नाम नागफनी है। बताओ कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिम्बो। चलिए ठीक है, इतना याद हो तो बाकी आ जाएगा। लिम्बो ही नाम है, मुझे को आगे नाम मुझे भी याद नहीं है। इतना अगर याद है तो आगे काम चल जाएगा। अगला बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता कारण लाख बख्श कहा गया है? तो किसका नाम सही करेंगे यहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है। और ये जानिएगा कि दिल्ली जो सल्तनत काल का एक नींव डाला था, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। और आप ये बताओ, मोहम्मद गोरी भारत में किस युद्ध के बाद विजय मतलब अपनी नींव डालता है सल्तनत काल की? किस युद्ध के बाद? 1798 नहीं 1598। हाँ। अरे भाई, मुगल 1526 में मुगल एंट्री मार गए थे। ये आपकी सल्तनत काल की बात, कब की बात है? वो 17 बार आक्रमण करता है जो है 1000। डेट गलत हो रहा है। ये आपका 1192 का डेट है। 11 तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। सुनिए ध्यान से। 998 से 1027 तक होता है ना, इसके बीच हुआ 17 बार ये जो है आक्रमण करता भारत पर। सुन लीजिए, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण है ये। तो भारत पर 17 आक्रमण करता है। मोहम्मद गजनवी था वो, ईरान का था वो। तो मोहम्मद गजनवी का आकर फिरदौसी उसी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता क्या बोलते हैं नाम आता, वो भी उसी के साथ भारत आया था। रेहला पुस्तक लिखा उसने। इब्न बतूता क्या बोलते हैं, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा हुआ है, उसी का दरबारी था वो। गणतज्ञ था, मतलब क्या नाम है, तो वो लिखने वाला था वो। तो ये 17 आक्रमण जो हुआ मोहम्मद गजनवी के समय हुआ। मोहम्मद गजनवी 17 आक्रमण भारत पर किया है। और मोहम्मद गोरी दूसरा है। मोहम्मद गोरी का 2 आक्रमण है, खासकर फेमस आक्रमण मोहम्मद गोरी का 2 है। एक आपका 1191 में, 1192 में। 1191 में मोहम्मद गोरी हारा था। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पुनः 1 साल बाद पुनः आक्रमण करता है वो। और उस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। हार जाता है। और यहीं से भारत में जो है कि गुलाम वंश की नींव पड़ती है। मुगलक वंश, गुलाम वंश या जो भी वंश कह लीजिए इसको, सल्तनत काल की नींव पड़ती है भारत में। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसी मोहम्मद गोरी का एक जो है दास था। और दास होने के कारण जो है इस वंश का नाम ही दास पड़ गया। दास वंश कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं इसको, है सल्तनत काल कहते हैं, मुगलक वंश कहते हैं, मतलब जो इसका नाम इस तरह से पड़ जाता है। 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है नींव डाला था मुगल सल्तनत काल के भारत में। गुलाम वंश।
गुलाम वंश के। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इसका स्थायी क्या बोलते हैं वास्तविक संस्थापक इसका इल्तुतमिश बनता है, और ये इस वंश का स्थायी संस्थापक है गुलाम वंश का इल्तुतमिश। ये प्रश्न यहाँ से आता है, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया था? नींव कौन डाला था इसकी कुतुब मीनार की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। इसका नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ है? कुतुब मीनार इसी के नाम से? नहीं, एक कोई फकीर सूफी संत कोई था उसी के नाम पर है। बहाउद्दीन कुतुब शाह करके नाम था उसका, और उसी के नाम पर जो दिल्ली कुतुब मीनार जो सबसे ऊंची मीनार है का निर्माण हुआ था। पूरा करने वाला काम इसको जो है इल्तुतमिश ने कराया था। चलिए आगे आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी वंश का था। इसके बारे में प्रश्न जो परीक्षाओं पे आते हैं, प्रश्न यहाँ से आता है कि क्या बोलते हैं दागने वाली प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण नीति, और किस शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था, किस शासक ने नया धर्म चलाने का प्रयास किया था, उसके मन विचार। इस तरह कुछ प्रश्न आपके दक्षिण भारत की विजय को लेकर प्रश्न करता है। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात आएगी तो इसी के शासनकाल में खिजड़ा था, बहुत फेमस हुआ था, मलिक काफूर नाम था उसका। दक्षिण भारत की विजय का एक पूरा श्रेय उसी को जाता है। परीक्षा में प्रश्न कभी कोई टच किया हुआ है कि किसकी मृत्यु पेचिश के कारण हुई है? अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। अभी एक फिल्म आई थी जल्दी में ही, पद्मावत नाम बाद में रख दिया गया उसको। तो पद्मावती का समय यही है, अलाउद्दीन खिलजी का ही समय है वो, जब दोनों में अलाउद्दीन खिलजी ने जबरदस्ती उसको जो है कि दरबार में बुलाने का प्रयास किया था, बाद में वो जौहर कर लेती है पद्मावती। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं प्रश्न यहाँ से। अलाउद्दीन मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक का नाम देखिए है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने होंगे आप लोग, उसी का पिता था ये। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, कौन करता है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो सातवां का डी सही यहाँ पे है, सातवां का डी सही है। ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो आपका है, यह जो है राष्ट्रीय आय जो भारत की होती है इसको संकलन करता है। चमगादड़ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा आसान भी कठिन भी है। जो इसको आता है उसको आता है, इसको नहीं आता दुविधा में पड़ा रहता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? कौन सा कारण इसमें? तो सबसे लास्ट वाला सही करेंगे। जी जी जी, जवाब सही आप लोगों का है। बहुत लोग कहते हैं रात में दिखता उनको इसलिए उड़ते हैं वो चमगादड़। जो पढ़े नहीं विज्ञान है उनके दिमाग में बात यही फीड है कि रात में उनको दिखता है इसलिए चमगादड़ रात में, जैसे उल्लू है उस तरह उनको भी दिखता होगा तो उस तरह उड़ लेकिन उल्लू के पास क्षमता नहीं है पराशर तरंग वाली। ये चमगादड़ के पास क्षमता है। एक प्रश्न मदर से और आता है पंख को लेकर, इसके जो है क्या उसके पास चमगादड़ का पंख होते हैं कुछ और होता है? उड़ता कैसे हो? पंख नहीं होते हैं। क्या होता है तब उड़ता कैसे है? कमड़ी होती है, पतली पतली हाथ से लगा रहती है। इसका जवाब है विकसित त्वचा। उनके चमगादड़ों के पैरों में, हाथों, पंजों में जो है विकसित त्वचा हो जाती है। उसी त्वचा के पतले पनूर निकलते उसे जो है हरा करके वो उड़ लेते हैं। और दूसरी चीज है कि एक स्तनधारी जीव है, ये स्तनधारी पंछी है, मतलब पंछी भी है और स्तनधारी है, मतलब अंडा नहीं देता है, बच्चा पैदा करता है। कई विशेषताएं इसके अंदर है चमगादड़ के अंदर, तो जैसे पराशर तरंग को छोड़ना। आएगा ना इसके पास पंख है, ना पंख है, ना अंडा देगा, तो पंछी कैसे है? पंछी में तो फिलहाल नहीं, लेकिन पंछी की श्रेणी में ही इसको रखा जाता है क्योंकि उड़ता है और रात में सारी बाकी चीजें इसकी पंछी वाली ही हैं। लेकिन फिर भी जो है कि सारी चीजें होने के साथ साथ जो इसको पंछी की श्रेणी में ही रखते हैं। अब क्या रखेंगे इसको बताइए, किसमें रखेंगे इसको? तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उससे कि नहीं समझने वाली बात जो भी है, फिलहाल पंछी के मतलब इसकी जो विशेषताएं और सारी पंछियों से मेल मैच करती हैं
लेकिन पंख तो है नहीं इसके, सही बात है, पंख नहीं है, ना ही अंडज है, ये अंडा भी नहीं देता है। तो 2 गुण तो इसके पंछियों वाले नहीं इसके पास, लेकिन सारे गुणों के साथ साथ जो इसकी विशेषताएं हैं, खाने पीने की और तो तरीके इसके जो हैं पंछियों वाले हैं, तो पंछियों में ही रखा जाता है इसको नॉर्मली। लेकिन स्तनधारी है ये, बच्चा देता है और पराशर तरंगों की सहायता से उड़ता है। दिन में जो है बाकी पंछियों से बचने के लिए जो छिप के रहता है। चलिए आगे आ जाइए। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? कौन सा देश है वो? गुयान है, जापान है, इंडोनेशिया है, सूरीनाम। गुयान। उसका बिल्कुल गुयान नहीं है भाई, इसका जवाब सूरीनाम है। प्रश्न नंबर 9 का जो है जवाब है सूरीनाम। और एक यूएनओ की घोषणा है वनों को लेकर के, बताओ कितना क्षेत्रफल ढका होना चाहिए वन से? 33%। कितना परसेंट भारत का ढका हुआ है? 24। 23 के अगल बगल है, 23-24 के बीच में है, तो जवाब सही लगभग है। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है, वन महोत्सव को लेकर प्रश्न पूछता है यहाँ से। लेकिन यहाँ से जो जानना आपको है, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, तो भारत की बात करेंगे तो कौन से राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र ढके हुए हैं? कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्र की बात है, क्षेत्र हाँ, का हाँ, मतलब है वो कि है परसेंटेज नहीं, की बात है। परसेंटेज की बात करेंगे तब तो दूसरा हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम ही शायद है, मिजोरम परसेंटेज ही है। में अगर सर्वाधिक परसेंटेज में वन की मिजोरम है, बात लेकिन करेंगे, अगर तो ये हाँ मध्य बताइए, प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? यूएसए से, यूके से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से? क्या सही करेंगे? यस से यूके। सही कंफर्म, यूके होगा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था, यहाँ पे स्विट्जरलैंड सही किया हुआ है, जहाँ दिया था, जबकि कहीं पर किताब में कहीं मिला नहीं हमको। जबकि संघ की बात आती है तो ये फ्रांस का नाम आता है, देखता हूँ मैं, फ्रांस का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे जो जवाब सही किया था, जहाँ उठाया था, वहाँ स्विट्जरलैंड सही किया था। तो इसको एक बार देखने की आवश्यकता है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको देखिए, संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है, किस देश से ली गई है। फिलहाल यहाँ पे जो सही किया गया, स्विट्जरलैंड सही किया था इसे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया हुआ है? क्यों हीलियम गैस का प्रयोग क्यों करते हैं, बता दीजिए। हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अदाह है, अधिक अस्थायी है। हल्की होती है। ये सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन ही है। अधिक स्थायी होती। अभी देखिए एक प्रश्न और यहाँ से आता है। हीलियम का प्रयोग जो है, जो चक्के होते हैं वायुयान के, उसमें वहाँ पर भी हीलियम गैस भरी जाती है, उसकी चक्के में भरी जाती है। तो कुछ इसका विशेषता भार जो इसकी है। कम होता है, भार का नहीं हल्का। सुनिएगा, भार की बात नहीं है, मेन चीज ये है कि यह गैस फैलती है, सिकुड़ती नहीं, अस्थायी होती है। जैसे जहाँ भर देंगे वहीं पर बरकरार रहेगी। इससे क्या होता है, तापमान बढ़ने के बाद ये गैस जो है प्रसारित नहीं होती है, मतलब फैलती नहीं है। इसी कारण से जो ज़्यादा स्थायी होने के कारण जो इसका इस्तेमाल जो है इस गुब्बारे में और हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रेल के यानी जो आपके वायुयान के पहियों में हीलियम गैस जो भरी जाती है। इसका कारण ये ज़्यादा अधिक अस्थायी, ऑप्शन डी सही यहाँ पे इसका है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रचुर उपयोग से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका बता दीजिए भाई। एसिटिलीन। एसिटिलीन, बहुत बढ़िया। एसी वाले जो फल पकाए जाते हैं, एसी में फल जो पकाए जाते हैं, उस एसी में एसिटिलीन का प्रयोग होता है, ताकि फल जो प्राकृतिक नेचुरल रूप से पके। उसके लिए इसे इसमें जो
आप जो है जो डालते हो, केमिकल डालते हैं जो फलों में, जैसे केला पकाने के लिए या किसी और चीज़ को पकाने के लिए, तो बहुत ही नुकसान करता है। लेकिन जो इस तरह के फल होते हैं जो इस तरह से कृत्रिम रूप से पकाए, लेकिन अगर गैस से पकाए जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत उसमें कम आती है। और प्रश्न परीक्षा में बार बार आए हुए हैं, स्टेलिन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आया हुआ है। और एक नाम ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन का नाम यहाँ पे बता दीजिए भाई, किस काम में आती है ब्यूटेन गैस? ब्यूटेन किस काम में आती है? ब्यूटेन प्रोपेन आपके एलपीजी में मुख्य घटक है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो है गंध के लिए नहीं, ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसें भरी जाती हैं, घटक है ब्यूटेन प्रोपेन, दो मुख्य घटक इसके हैं। और मार कैप्टान गैस में गंध के लिए मिक्स की जाती है। मीथेन का नाम है CH4 यहाँ पे, ऑप्शन बी। लोग जानते हैं कि पशुओं के जो भी होते हैं या धान के खेत से पशुओं की जुगाली करने से, गोबर गैस से ये सारी गैस निकलती है। अगला प्रश्न आपका है, 3 बीघा का कॉरिडोर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। चलिए जवाब सही आपका है, जो 3 बीघा का कॉरिडोर जो आपका है। और जानिएगा कि त्रिपुरा जो आपका, त्रिपुरा राज्य जो है, जो त्रिपुरा है, मुख्य रूप से त्रिपुरा का मतलब होता है 3 पूरा, 3 तरफ से किससे घिरा हुआ त्रिपुरा? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसी की त्रिपुरा के चारों तरफ जो है 0 लाइन है आपकी। 3 बीघे का कॉरिडोर जो भी बहुत सारी जमीनें मोदी साहब ने दे दिया है उसको, बांग्लादेश को, समझौता हुआ कोई है, तो घुसा हुआ कहीं कहीं बाहर निकला हुआ है, तो मतलब जो आपका 0 लाइन जो बनी हुई है, भारत की जो शून्य रेखा है इसके साथ जो आपकी है बांग्लादेश साथ, तो ये त्रिपुरा ही राज्य जो है मुख्य रूप से है, जो तीनों तरफ से जो है घुसा हुआ, उसी को लेकर बनाया गया इसको। 3 बीघा कॉरिडोर आपका वहीं पे है। अगला प्रश्न आपका, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? मतलब पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य और पत्रकारिता। बहुत बढ़िया। पुलित्जर जो आपका पुरस्कार है पुलित्जर, ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलता है। और प्रश्न महत्वपूर्ण भी है ये, इसको याद रखिएगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? किसका है विजय स्तंभ चित्तौड़ में? विजय महाराणा प्रताप। ये राणा कुंभा का है ये, ऑप्शन सी इसमें सही है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना चित्तौड़ में किया था। ये राणा कुंभा का प्रश्न है। अगले पे आ जाइए। कंप्यूटर का डाटा की सबसे छोटी इकाई, कई बार प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में आपके, बता दीजिए तो छोटी इकाई कौन सी है? बिट है। बिट से बाइट बनता है, और पुनः बाइट से जो आपका क्या बोलते हैं MB बनता है, MB से GB बनता है, और GB से बाकी चीज आगे बढ़ती जाती है। गलत हो गया। हाँ। बाइट से आपका बिट से बाइट, उसके बाद किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से MB बनता है, MB से आपका गीगाबाइट बनता है। ठीक। और सब 1025 का औसत है वही ना? 1024। भारत की तटरेखा है, कितनी लंबाई उसकी बता दीजिए? 5500, 6500, 7500, 8500? क्या सही करेंगे? इसमें तो 6200 है, लेकिन इसमें 65 सही करेंगे, वैसे तो 6200 है। देखिए थोड़ा सा दुविधा में आप हैं। दुविधा कारण यह है कि एक तटरेखा एक है राज्यों की, एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों की है, सब मिलाकर 7500 है। 6200 जो आपकी 6200 जो रेखा आपकी है, जो आपका भारत का जो ये प्रायद्वीपी जो बना हुआ है, ये रेखा आपकी 6200 है। और उसमें सबको मिला देंगे अगर आप, जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला लीजिए, गोवा को मिला लीजिए, इन सबको जब मिलाते हैं तो 7500 हो जाती है। तो इसका जवाब आपका सी वाला यहाँ सही है।
क्योंकि यहाँ पे यह बात नहीं किया कि केंद्र शासित और इसकी बात किया ही नहीं है। वहाँ तो कह रहा कितनी लंबाई है, 6200 यहाँ दिया नहीं है, तो आप इसको सही कर लेंगे, 7500 सही करेंगे यहाँ पे आप। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। पहला वाला जवाब यहाँ पे सही किया गया है, जम्मू कश्मीर में सही किया गया है। जम्मू कश्मीर की ये सुरंग है आपकी जवाहर सुरंग। साथ दूसरी सुरंग कोई बन गई नहीं है, लेकिन इसमें इसी जवाहर सुरंग का ही नाम था। चलिए, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाली चीज है। परीक्षा में प्रश्न आपके आता है यहाँ से। चंद्रग्रहण तब होता है जब क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। चलिए जरा इसको देख लीजिए एक बार। चंद्रमा के बीच पृथ्वी। देखिएगा एक बार। देखिए सूरज मान लीजिए आपका ये है, मान लीजिए सूरज आपका ये है। चंद्रग्रहण का कंडीशन आपका है चंद्रमा दिख नहीं रहा है, तो चंद्रमा आपको दिख नहीं रहा। चंद्रमा ना दिखने की कंडीशन यह है कि चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और वो कंडीशन क्या होगी? पृथ्वी बीच में आ जाएगी, चंद्रमा हो जाएगा आपका यहाँ पे। एक कंडीशन ऐसी कंडीशन है जब आपका सूरज की किरण जो है सीधे चंद्रमा को पर नहीं पहुंचेगी। जैसे यहाँ से निकल जाएगी, इधर से यहाँ से निकल जाएगी, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? बीच में पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ये? इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रग्रहण कंडीशन क्या बनेगी? जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी दोनों के, सूरज जब चंद्रमा बीच में आएगी तभी चंद्रग्रहण लगेगा आपका। देखिए कंडीशन कौन सी सही हो रही है यहाँ पे। देखिए दूसरा वाला प्रश्न सही यहाँ पे है, ऑप्शन बी, या दूसरा सही कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 जो आपका यहाँ पे है लिखा हुआ है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाती है। दरअसल इसको समझने के लिए आपको टॉर्च ले लीजिए, बत्ती ले लीजिए। सूरज को बत्ती मानिए आप, अपने आप को पृथ्वी पर खड़ा कर लीजिए। जिस कंडीशन में 2 तरह ग्रहण लगेंगे आपको, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पृथ्वी पर ग्रहण तो लगने वाला नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर खड़े आप हैं, तो आपको हमेशा सूरज या जो अंधेरा उजाला जो भी होता है वो अलग चीज है। लेकिन 2 चीज दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, या सूरज दिखाई पड़ेगा या चंद्रमा ने दिखाई पड़ेगी। अभी अगर चंद्रमा उठ करके यहाँ से अगर यहाँ बीच में अगर आ जाए तो उसमें कौन सा ग्रहण लगेगा? बताओ भाई। चंद्रमा यहाँ भी, चंद्रमा बीच में है तो क्या लगेगा? मान लो पृथ्वी, सूरज आपका यहाँ पे है, सूर्य ग्रहण। पृथ्वी आपका यहाँ पे है, चंद्रमा बीच में आ जाए तो कौन सा ग्रहण लगेगा? उस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि अगर आपकी स्थिति यहाँ पर है तो सूरज का प्रकाश आप तक पहुँच नहीं पाएगा और आपको ये लगेगा कि सूरज पर ग्रहण लगा हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को आप पृथ्वी पर खड़ा कर लीजिए, सूरज टॉर्च मानिए सूरज को, और टॉर्च का प्रकाश जहाँ पर नहीं पड़ेगा या आपकी आँख को जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, ग्रहण आपका वही होगा। तो थोड़ा सा इसके लिए समझने वाली चीज़ यहाँ पे, अपने आप को पृथ्वी पर खड़ा कर लीजिए आप। सूरज के पास उजाला है, उजाला जहाँ पड़ेगा वहाँ ग्रहण नहीं होगा, जहाँ नहीं पड़ेगा वहाँ ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को आप जहाँ भी मतलब दिमाग में थोड़ा सा दुविधा है तो आप इसको अपने आप को रख करके आप परख लीजिए गलत है कि सही है चीज़, वहाँ से आपकी सही चीज़ आपके संज्ञान में आ जाएगी, चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण को लेकर के। और यहीं पर एक मानता है राहु केतु वाली, बताओ भाई सही है गलत है मानता है? क्या इस विज्ञान के युग में मानने वाली चीज़ है वो? नहीं। तो मान ले हम कि चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण राहु केतु कारण है, लेकिन आज भी एक परंपरा है गांव में, जब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण लगता है गंगा नहाने लोग जाते हैं। ये गसले है जल्दी जल्दी बाहर नहीं करा के, नहीं तो मेंबर जी है सूर्य चंद्रमा सूरज जो है खत्म हो जाएंगे। अभी 5 साल 6 साल पहले की कथा ये है कि हमारे गांव के लोग, घर के लोग खुद है जो नहाने के लिए जाते थे। लेकिन सही बात यह है कि उसमें एक रेडिएशन होता है, प्रयास हो कि जब सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण लगे तो आप घर के बाहर ना निकलें।
लेकिन बाबाओं की व्यवस्था के अनुसार जो है उस दिन लोग नहाने के लिए गंगा किनारे चले जाते हैं, ताकि और बढ़िया जो है स्नान करके आए या बढ़िया नंगे रहे, आपके ऊपर जो किरण पड़े उसकी, ताकि जल्दी काम तमाम हो जाए आपका। फिलहाल चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें रेडिएशन होता है और आपकी आंखों से लेकर त्वचा में बहुत सारी चीजें दिक्कतें वहां खड़ी होती हैं। और चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण कारण वैज्ञानिक है, इसके पीछे कोई देवी देवता का कोई योगदान या कोई हाथ नहीं आता है। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न ये भी कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इंसुलिन को लेकर प्रश्न है ये। इंसुलिन, बताओ भाई रोग कौन सा होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है बताइए? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है? वेरी वेरी डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। डायबिटीज, डायबिटीज बहुत बढ़िया। और मधुमेह भी इसी का नाम है, शुगर भी एक रूप है इसी का। तो इसको चाहे आप शुगर कह लीजिए, चाहे इसको डायबिटीज कह लीजिए, चाहे इसको मधुमेह कह लीजिए। मधुमेह का मतलब ये होता है शुगर, मधु का मतलब होता है मीठा, मेह का मतलब होता है उसी में मिल जाना, मतलब मधु मीठा मय हो जाना, या आपको शुगर हो जाए। लेकिन डायबिटीज एक अलग तरह की, उसी का एक मान लीजिए कि एक सौर मंडल में सूरज को मान लीजिए पूरा परिवार मान लीजिए, तो एक तरह डायबिटीज परिवार है। डायबिटीज में कई सारी बीमारियां होती हैं, तो शुगर भी इसी डायबिटीज से ही निकलता है। और डायबिटीज होने का मुख्य कारण ये है कि चिंताग्रस्त हो आप, चाहे और कोई समस्या हो, मतलब इस तरह की समस्याएं से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी यहाँ होती है डायबिटीज से। और डायबिटीज भी शुगर का है, शुगर से ही निकलता है। एक चीज़ और जानिएगा, इंसुलिन की जो सुई लगती है त्वचा में लगती है, त्वचा में मतलब चमड़ी में लगती है। परीक्षा प्रश्न कई बार ये भी टच किया हुआ है, तो कुछ दिमाग लगा के बताओ इसका इंसुलिन बनता है, निष्कर्षण इंसुलिन का कहाँ से होता है, ये बताएं? अग्नाशय से। अग्नाशय से होता है। मान लीजिए अग्नाशय काम करना बंद कर देगा तो कहाँ सप्लाई करेंगे, कहाँ से लाएंगे इसको इंसुलिन? बाहर से चढ़ाना पड़ेगा किसी। भाई बाहर से बनता कैसे है ये? इसमें जो आपका मैग्नीशियम होता है, आपके जो ये आपका इंसुलिन बाहर बनता कैसे है ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें इंसुलिन वो मैग्नीशियम होता है। चलिए फिलहाल चलिए जो भी हो, फिर विज्ञान का प्रश्न है। और देखिए यहाँ से कुछ चीजें और और बेरी एक बेरी। दो, हाँ बताइए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन यह है कि पूछता है कि आपकी अग्नाशय की वहाँ से पूछता है, तो आपका अग्नाशय की बीटा सेल इसका निर्माण करती है। और वहीं पे आपका एक क्वेश्चन और पूछता है, तो ये आपका इंसुलिन है या हार्मोन है या एंजाइम है? क्योंकि जो हमारा अग्नाशय होता है यह जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी दोनों का कार्य करता है। तो इसलिए यह जो है हमारा जो इंसुलिन है यह जो है आपका हार्मोन होता है, अतः यह जो हमारी नसों में डायरेक्ट छोड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए बेरी बेरी दिया यहाँ पे है। बेरी बेरी बता दीजिए भाई, रोग का कारण क्या है? बेरी बेरी कौन से तत्व की कमी है? बी, विटामिन बी। कैंसर दिया हुआ है, कैंसर का पता लगाने के लिए एक अयस्क आता है, इसका इस्तेमाल होता है, नाम बता दीजिए उसका हमको। कोबाल्ट। कोबाल्ट, बहुत बढ़िया। कोबाल्ट से हम कैंसर के बारे में पता करते हैं, कैंसर है कहाँ पे। एनीमिया दिया हुआ, विटामिन, तो विटामिन कौन सी एनीमिया की है? विटामिन एनीमिया में आपका लौह तत्व। विटामिन के बारे में परीक्षा में पूछता कि किसकी कमी से होता है, विटामिन कौन से इसके लिए जिम्मेदार है? इसमें आपका B9। अभी कल चर्चा मैंने किया था इस पर, कल परसों में, कल नहीं परसों नरसों चर्चा इस पर हुई थी, एनीमिया को लेकर के, विटामिन को लेकर के। B12 और B6 दो नाम बताया था मैंने यहाँ पे, B12 और B6 विटामिन की बात अगर आएगी तो दोनों मिला करके जो विटामिन के लिए जिम्मेदार इसके लिए है, एनीमिया के लिए जिम्मेदार है। अगले पे आ जाइए। और इसके लिए बहुत सारी से मुख्य विटामिन, एनीमिया का मतलब ये होता है कि लौह तत्व की कमी।
हीमोग्लोबिन की कमी। तो लौह तत्व में भी मुख्य रूप से एनीमिया मिलता है। पालक खाइए खूब बढ़िया से, हरी सब्जियां खाइए तो लौह तत्व की सप्लाई होगी। मेथी खाइए और कुछ आपके मांसाहारी चीज इस तरह के जहाँ पे मिलता है उसको खाइए जिससे आपकी सप्लाई हो जाए बढ़िया से। चलिए, आज भाई मुसलमानों का त्यौहार बड़ा हल्ला किए हुए लोग हैं। वायुमंडल, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? क्या परसेंटेज आपका ऑक्सीजन है? 21%। बहुत बढ़िया, जवाब आपका 21% है वायुमंडल में। और कोई गैस इस तरह का है नहीं जो अनुपात में है। तभी नाइट्रोजन के परसेंट है? नाइट्रोजन 78%, 78%। 78%, बहुत बढ़िया। और आपका क्या बोलते हैं, सबसे अधिक जो मात्रा में आपकी अक्रिय गैस है उसका नाम बताइएगा। आर्गन कितने परसेंट है? और 0.93%, 39%, 0.39%। 0.93 या 94 करके मिलता है। और अगर आपके इसकी बात आ जाएगी, परीक्षा में जो प्रश्न लिखते हैं पूछता है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो गैस आपकी है क्या परसेंट है? CO2, CO2 क्या परसेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या परसेंट है? इसका इसका आपका 0.33 है। और कोई बताए? गलत है आपका जवाब है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन। कोई और बोल दे। CO2 क्या परसेंट है? आर्गन नियॉन। ये और लोग नहीं जुड़े हैं हमने क्या अदर कोई? गैस बता दिया। किसी और का जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है? राम तीरथ जी, जी हाँ सर। CO2 क्या परसेंट है? 0.39 है। 0.03 इतना कर देंगे तभी चलेगा। मतलब एक पॉइंट के बाद जीरो लगाना आपको। यहाँ पे अभी जो इन्होंने बताया है 0.33 करके बता दिया इन्होंने। पॉइंट के बाद जीरो लगा हुआ है। 0.3 है ही है सर। 0.3। 0.3 नहीं है आपके CO2 जो है। अच्छा, पॉइंट के बाद जीरो, 0.3। हाँ 0.3 है, सही कह रहे पॉइंट हैं। के बाद जीरो है। जीरो पहले लगाने का मतलब कोई जीरो कर, जीरो लगाया ना लगाए पहले वाला है, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो लगना चाहिए आपका। 0.03 है, 0.3 नहीं है, 0.03 है। ये चीज ध्यान देना आपको। नहीं। अगला प्रश्न आपका है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया ने स्वतंत्रता जीत ली। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जवाब आपका 22 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका, बी वाला सही है। मौलाना आजाद का प्रश्न, मौलाना आजाद इसके हैं, लेखक इसके हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न आपका है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब लेबर डे, मजदूर दिवस। 1 मई। 1 मई का डेट आपका है। विश्व मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ILO, वहाँ पे स्विट्जरलैंड, जिनेवा। जिनेवा में, बहुत बढ़िया, जिनेवा में है ये। अमीर WTO। खुसरो का नाम जोड़ा जाता है सितार के आविष्कार से, सरोद के आविष्कार से, तबला के आविष्कार से, शहनाई के आविष्कार से। तबला, सितार। तबला के आविष्कार। तो करो। तबला सितार दोनों कहीं कहीं मिलता है, सितार यहाँ सही किया हुआ है। तो तबला के आविष्कारक माने जाते हैं मुख्य रूप से, सितार सही किया यहाँ पे। और कहीं कहीं तबला सितार दोनों मिलता है इनका है। और तबला तबला का भी सितार तो दिया, आविष्कारक लेकिन एक यहाँ ही, पे अलग अलग कर दिया। दोनों दिया हुआ है। फिलहाल तबला और सितार दोनों इसका, दोनों का आविष्कारक माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो अब यहाँ सही किया, यहाँ सितार सही कर दिया है। चलिए गणित का सवाल मैं छोड़ देता इनको हूँ। चलिए ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। डब्लो बुक नहीं ब्लो बुक है, क्या है ये बताइए भाई कोई। ब्लो बुक क्या है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकारी निर्देश। पर्यावरण सुरक्षा है, आर्थिक समीक्षा है, या राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए निर्देश है, क्या चीज है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकारी निर्देश। नहीं, इसका 39 का डी वाला रेड ऑप्शन बुक। सही है। हाँ रेड रेड बुक बुक नहीं, गलत बुक। ब्लू बुक है ये, ब्लू बुक। इसमें राष्ट्रपति हाँ। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए इसमें है ब्लू बुक में। रेड बुक अलग हाँ तरह का है। गलती से। रेड बुक आपके रेड बुक अलग तरह का है, ब्लू बुक अलग तरह का है, इसलिए इसको घुमा फिरा दिया भी ताकि इसमें फंस जाएं आप। तो हाँ, ब्लू बुक का एक संबंध जो है सिस्टम राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सरकारी निर्देशिका है, उसी में इसका वर्णन है। भारत में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध कब से लगा दिया है? मतलब सरकारी संस्थानों पर, सरकारी जगहों पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, ये कब से निर्देश लगा हुआ है? 2008। चलिए बहुत बढ़िया। इसका जवाब 2 अक्टूबर का ही डेट है। गांधी जी के जन्मदिन से ही यह काम किया गया था। तो गांधी जी के जन्मदिन पर ही, चूंकि स्वच्छता का उनका देखते हैं चश्मा उनका जो बना होता है गांधी जी का, अक्सर ये स्वच्छता में गांधी जी का चश्मा दिखता है आपको। तो इसीलिए 2 अक्टूबर से ही 2008 से ये जो है निर्देश लागू किया गया था, मतलब आप सार्वजनिक स्थलों पर आप जो है धूम्रपान नहीं करेंगे। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? इसका बी वाला ऑप्शन सही है, 1959। 1959 सही यहाँ पे है। 1959 टेलीविजन की शुरुआत भारत में हुई थी। गाइडिंग सेल्स नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गाइडिंग सोल्स, सेल्स नहीं सोल्स है। अमिताभ घोष है क्या? यहाँ पर जो है कि 41 नंबर का जो सही किया गया, बी वाला ऑप्शन सही है, पीटर कैरी। गाइडिंग सोल्स। अभी एक इनका एक अभी मिलेगा आपको, इनकी एक सीरीज चल रही थी पीटर कैरी वाली, चलिए जाने दीजिए। इसका जवाब दे दिए भाई, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखी, बहुत बढ़िया। और एक हितोपदेश किसने लिखा है? वो है नारायण पंडित। नारायण पंडित। पतंजलि का नाम बताइए, यहाँ पे आगे बताइए, इसने क्या, पतंजलि ने क्या लिखा हुआ है? योग दर्शन। हाँ योग दर्शन। रघुवंशम किसने लिखा है? कालिदास। सुघोष ने क्या लिखा है? पुस्तक का नाम बताइए इनके। सुघोष ने कौन कौन पुस्तक लिखी है? सुघोष की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है बुद्धचरितम। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? गणित में, भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा शास्त्र में, क्या सही करेंगे? गणित में। गणित में नहीं मिलता, बहुत बढ़िया। किसके नाम पर पुरस्कार मिलता है? किसके नाम पर, कौन थे वो? सर ये पुरस्कार किसके नाम पर मिलता है? अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल नाम था, स्वीडन के निवासी थे। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन, क्या सही करेंगे? सोडियम। चलिए बहुत बढ़िया। और सोडियम को एक चीज और जानी, पानी में आग लगाने वाली धातु है। पानी में इस धातु को फेंक दीजिए उठाकर, अगर जो है
पूरा पानी भर फैलेगी और पानी पूरा जलने लगेगा। और इसको बताओ इसको सुरक्षित रखते किसमें? सोडियम को रखते मिट्टी किसमें? के तेल में। परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। सोडियम को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बताओ मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं इसको? कारण क्या है? बताइए कारण क्या है? मिट्टी में क्यों रखते हैं इसको? इसके ऑक्सीजन पीछे की कारण है सप्लाई आपको, होने से ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है ये। मिट्टी के तेल में कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन के डब्बे में या उसके तेल में रखते हैं इसको। बात समझ में आ गई? पानी के साथ जलता क्यों है ये? जलने का कारण यही है कि पानी के साथ ये प्रतिक्रिया रिएक्शन करता है और जलना आग पैदा कर लेता है। तो ऑक्सीजन जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे जलेगा, नहीं तो आपका मिट्टी का तेल मिलता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए उसमें डालते हैं इसको। मरकरी माने पारा होता है। अगला आपका विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, क्या चालक होता है? सिल्वर है, लेड है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, क्या सही करेंगे? सिल्वर। सिल्वर। सिल्वर, बहुत बढ़िया। और इस सिल्वर से प्रश्न और इस आता है, जो शीशा बल्ब बनता है आपका घर में, जो शीशा बनता है कलाई के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, जिसका हम अमलगम बनाते हैं पारा के साथ, चाबी के साथ मिक्स करेंगे अमलगम को। मतलब अमलगम सब समझ रहे हैं? अमलगम क्या चीज़ है? परीक्षा में कई बार अमलगम पूछा है, अमलगम क्या चीज़ है? जी ये समझ बताए रहे भाई हैं। अमलगम क्या चीज़? अमलगम है कि आप उसको अगर उस जैसे आपका अगर अमलगम की बात करें तो आप उस धातु में रखेंगे तो उसको गला करके एक में मिल जाता है। कोई और बताए? कोई और बताए, स्पष्ट करे इसको, अमलगम क्या चीज़ है? और कोई बताएगा अमलगम क्या चीज़ है? नहीं तो मैं मालूम है बता सर। रहा हूँ, एक अगर ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, वह है आपकी पारा। इसीलिए जब भी किसी धातु की कलाई कहीं करनी होती है, किसी पारे के साथ उस धातु को मिक्स करते हैं। तो जिस धातु के साथ हम मिक्स करेंगे उसी का अमलगम बन जाता है। मतलब मुख्य रूप से मुख्य धातु आपकी पारा इसमें होती है, और पारा के साथ हम जिसका अमलगम बनाते हैं, जैसे मान चांदी बनाएंगे, चांदी मिक्स करेंगे, सोना बनाएंगे, सोना मिक्स करेंगे, मतलब पारे के साथ मिक्स करके जो है किसी धातु का अमलगम बनता है। मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई? अमलगम आपका यही है। तो मेरा कहना यह है कि मतलब शीशे को अपना चेहरा देखने के लिए सबसे बढ़िया जो शीशा बनता है, जो चेहरा दिखाता है आपको है, उस पर चांदी की कलई होती है। मतलब ये हो गया कि पारे के साथ चांदी मिलाते हैं, उसको लगाते हैं शीशे के पीछे, और सबसे बढ़िया उसको दिखाता है। तो ये चीज़ है अमलगम का मतलब हो गया, पारे के साथ जो धातु मिलाए तो उसी का अमलगम बनता है। तो अमलगम मतलब होता है लेप, धातु का लेपन जो होता है उसी को अमलगम बोलते हैं, और पारे के साथ मिक्स होकर बनता है। तो और कॉपर यहाँ पे लिखवाया हुआ है, कॉपर से प्रश्न परीक्षा में आता है। बरसात का मौसम चल रहा है, जानना जरूरी है कि ताड़ित चालक बनता है, ताड़ित चालक बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, रिकॉर्ड एकदम इसका है। किसका बनता है ताड़ित चालक? कॉपर का। कॉपर का बनता है। किस काम में आता है? आकाशीय बिजली को न्यूट्रल करने के लिए। हाँ, कमी आकाशीय करने के बिजली लिए। को आसमान से जमीन पे घुसाने के लिए एक बड़े से, जैसे आपका जो भी टावर लगेगा, एक बड़ी बिल्डिंगें बनती है, उसके ऊपर एक तार निकालते हैं, और उस तार से नीचे कॉपर के तार को लाकर जमीन के अंदर ला गाड़ देते हैं। ऊपर बिजली टकराए के नीचे जाकर घुस जाएगी, मतलब आपके मकानों को किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी को हम ताड़ित बोलते हैं, ताड़ित। तो ताड़ित जो बनता है आपका है, कॉपर का ही बनता है। और अगले प्रश्न पे आ जाइए। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह हवा के साथ आयरन के क्रिया करके कारण। बना लेता है। आयरन। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, क्या करता है? आपका जवाब यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का जवाब सही आपका है। तो क्रिया करके आयरन बना लेता है, उसका रंग जो हो जाता है लाल, भूरा हो जाता है। अब कोई अभी तक कोई जो है काट के देखिए, तुरंत जो है भूरा हो जाता है वो।
चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? सही भाई। कार्बन चूना डाइऑक्साइड। में जब पानी डालते हैं तो क्या निकलता है उसमें? CO2। CO2 निकलती है। और पूरा आग लगा कार्बन देती है, डाइऑक्साइड। जल जाएंगे आप, जल जाएंगे अगर खड़े हो जाओ उसमें अगर तो CO2 होता है मतलब। और CO2 जानिएगा कि CO2 सिर्फ इसी में नहीं, जो आपके पेय पदार्थ होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, एंटीबायोटिक भी होती है, उसमें भी इसको रखा जाता है। साथ साथ में जो रोटी बनती है, तवे की रोटी फुलाते आप हैं, ये CO2 ही उसमें मुख्य रूप से होती है। और जो एक आता है खाने का सोडा, एक आता है उसमें, एक लोग कहते नहीं अगर बढ़िया ठकुआ बनाने के लिए उसमें अक्सर लोग डाल देते हैं ताकि फूल जाए रोटी को बनने, तो CO2 ही मुख्य रूप से वो रिएक्शन करके CO2 जैसे बनाती है तो रोटी को फुलाती है। इसी में एक डिफरेंस है, हाँ बताइए। क्योंकि अक्सर हम लोगों के घरों में गलती हो जाती है। आपका इसी बेकिंग आता है, एक बेकिंग पाउडर आता है, दोनों में डिफरेंस होता है कि आपका जो बेकिंग सोडा होता है वह जब तक अम्ल नहीं पाता है क्रिया करके फूलता नहीं है, उसके लिए अम्ल की आवश्यकता होती है। अर्थात बेकिंग सोडा का प्रयोग ऐसे पकवान में करना चाहिए जहाँ पर खट्टापन रहे, जैसे दही बड़ा हो गया वगैरह वगैरह हो गया। और वहीं पर आपका आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के बाद जिसमें मतलब खट्टापन, जिसमें अम्ल का कोई स्रोत ना रहे, जैसे आपका ब्रेड पकौड़ा, वहाँ पर हम जो है बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछता है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से। और चलिए ठीक है। बेकिंग सोडा अगला प्रश्न आपका है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए पहले ही छप गया इसी में है। 22 में। इसका उत्तर पहले से छपा हुआ है, हम देखा नहीं इसको, मैंने इसको बंद भी नहीं कर पाए हम, इसमें ए छपा हुआ है पहले से ही। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? क्या सही करेंगे? ईंट से बनते थे। मतलब पत्थर। जो जिन चीजों का प्रयोग हम आज कर रहे हैं, उन चीजों का प्रयोग सिंधु घाटी के लोग आज के हजारों साल पहले करते थे। कितनी डेवलप सभ्यता थी। और लोग ये कहते हैं कि अधिक मात्रा में लकड़ियों का लिए ईंट पकाने के लिए इस्तेमाल होने के कारण जो वन समाप्त हो गए, इसीलिए वो लोग जो है सभ्यता समाप्त होने के पीछे कारण भी है। फिलहाल बहुत डेवलप सभ्यता थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह है, क्या है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख? क्या सही करेंगे? इसमें पुस्तक है इंडिका। तो सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सी सही यहाँ पे। पूरा प्रशासन के बारे में वर्णन है पाटलिपुत्र के, कितने महल, यहाँ तक कि उसने बताया कितने जो आपका पाटलिपुत्र राजधानी जो बनी थी मौर्य वंश की, उसमें यहाँ तक लिखे हुए कितने दरवाजे कितनी खिड़कियाँ लगे उसमें, और कौन कौन कैसे कैसे कौन कौन काम, तो सारी चीजें के बारे में वर्णन जो आपको इंडिका में मिलेगा। क्योंकि अर्थशास्त्र पुस्तक आपकी जो है उसमें अलग तरह का वर्णन है अर्थशास्त्र में। अशोक के शिलालेख जो आपके मिले हैं इसमें बहुत वर्णन खाली अशोक की सूचनाएं और बाकी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, शिलालेखों का इस्तेमाल। ये अधिकतम वर्णन जो है मुख्य से पाटलिपुत्र की, देखो पाटलिपुत्र की बात मुख्य रूप से यहाँ पे है। इसके बारे में प्रशासन की जानकारी हमको जो है इंडिका पुस्तक में ही मिलती है। कृष्णदेवराय राजा था, कहाँ का राजा था? बहमनी का, चोल का, विजयनगर का, पल्लव का? विजयनगर का। विजयनगर, बहुत बढ़िया। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। दक्षिण भारत के जो जब राज स्वतंत्र होने लगे, मोहम्मद क्या बोलते हैं तुगलक के बाद, कि उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं
बड़ा लंबा सीमा थी और उसको संभाल ना पाने के कारण दक्षिण भारत के राज्य स्वतंत्र होने लगे। उसमें से हरिहर बुक्का और क्या बोलते हैं बहमनी की स्थापना होती है, विजयनगर की स्थापना, बहुत सारे राज्य जो अलग अलग होकर बनते हैं। अच्छा तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। कब किए थे? कब किए डेट थे? तो नहीं याद है। मुझे लग रहा है 1333 का डेट लगभग है। मतलब जानिएगा कि मोहम्मद तुगलक के बाद वाला समय है ये। 1225 का लगभग मोहम्मद तुगलक रहा, 1225 से लेकर 56 तक रहा है ये। उसी के बाद की कंडीशन में दक्षिण भारत के राज्यों का विघटन शुरू होता है और बहुत सारे राज्य बनते हैं आपके दक्षिण भारत में बनते हैं। और उसी के दरबार में एक था, क्या नाम था उसका, इसके नवरत्न दरबार में रहते थे कृष्णदेव राय के, और उसमें से एक नाम आता है, नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत परेशान उसको कई बार आया हुआ है। चलो ठीक, आगे आ जाइए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, कोई नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? भगवान महाभारत, भागवत गीता होगा। श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, इसमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो आप मुख्य रूप से भगवत गीता याद रखिए। और भगवत गीता भी महाभारत में बीच में डाली गई है। तो लेकिन कृष्ण के बारे में जो चीज़ें मिलती हैं यहाँ से हैं भगवत गीता में ही मिलेंगी आपको। तो भगवत गीता प्रक्षेपित है महाभारत में, वेद व्यास के द्वारा लिखी हुई है भगवत गीता। और महाभारत का संकलन करता वही थे। ये मेरा पुस्तक सामने जो लाते हैं भगवत वेद व्यास ही लाए थे। आपके 18 पुराण, महाभारत, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपके क्या बोलते हैं, आपके मंत्र जो आपके मंत्र हैं, वेदों के मंत्र जो हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने का श्रेय जो है वेद व्यास को ही जाता है। 18 पुराणों को लेकर भी चर्चा करती है, इसके संकलनकर्ता कौन थे और महाभारत के संकलनकर्ता कौन थे और मुख्य रूप से भगवत गीता के लेखक कौन थे, वो आपके वेद व्यास का ही नाम आता है। कृष्णद्वैपायन भी नाम इन्हीं का है। और देखिए एक पुस्तक यहाँ पे, गीत गोविंद, बताइए किसने लिखा इसको है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? कोई बताए, गीत गोविंद के लेखक कौन? कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखा है। कल्हड़ और बिल्हड़ दो नाम हैं। अरे राज कई बार चर्चा इस पर किया मैंने। एक बार ये जो नाम लक्ष्मण सेन के दरबारी, दक्षिण भारत के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, ये जो कवि का नाम है। नाम उनका है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। दक्षिण भारत के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती उद्गमन को रोका। नर्मदा के तट पर दक्षिण भारत में जो हर्ष बढ़ते जा रहे थे, हर्षवर्धन, उनका विजय पथ रोकने वाला कौन था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, क्या सही करेंगे? इतिहास का प्रश्न है, इसका जवाब आपका पुलकेशिन द्वितीय। बी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है, तो सही कर लेंगे आप। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने ही सम्राट हर्षवर्धन के विजय पथ को रोका था दक्षिण भारत में, नर्मदा नदी के तट पर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, जवाब आना चाहिए। उड़ीसा में। उड़ीसा में रथ यात्रा जो निकलती है, इसी मंदिर की विशेषता है, पुरी वाले मंदिर की रथ यात्रा। पूरा मंदिर ही रथ पर ही खड़ा हुआ है।
जगन्नाथपुरी का मंदिर ही पूरा रथ पर ही है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से किया गया था? रजमनामा। रज्जनाम। रज्जनामा। रज्जनामा नाम, रमजनामा लिखा है, रज्जनामा नाम उसका है। तो महाभारत का अनुवाद जो है अकबर ने करवाया था, फारसी में करवाया था। किसने करवाया था उसका नाम तो मुझे नहीं याद है। एक नाम यहाँ पे अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा। तो नामा माने क्या होता है? नामा माने शाहनामा, अकबरनामा, हुमायूं नामा। नामा माने क्या होता है? जीवनी। वो किस उनके नाम जीवनी होगा। नामा माने पत्र होता है उर्दू में। उर्दू में नामा माने पत्र होता है। हुमायूं के नाम का पत्र या इस तरह करके मतलब जोड़ा गया है। फिलहाल अक्सर आपको नामा शब्द मिलेगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत 1929 का डेट है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और ठगी प्रथा एक चली थी, उसको भी इसी ने अंत किया था। ठगी प्रथा का और सती प्रथा का दोनों का अंत करने वाला जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 1829 में सती प्रथा का अंत होता है और बाकी डेट नहीं कंटिन्यू। जहाँ पे तू वहीं बिछा दे। अगले पे आ जाइए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जी.एल. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने। भाई क्या सही करेंगे? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस, क्या सही करेंगे इसमें से? इस पर चर्चा मैंने कई बार किया। कोपरनिकस जवाब सही इसका है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने ही कहा था पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूरज स्थिर है, पृथ्वी जो है घूमती है। और कोपरनिकस के इसी कहने पर जो है क्या हुआ था पता आप लोगों को? जब में जिंदा जलाया गया था इसको। गैलीलियो का नाम याद रखना चाहिए आप लोगों को। उसी ने दूरबीन की खोज किया था। डर के माले, सब कुछ जानने के बाद भी डर के माले जो है इस सिद्धांत को बाहर नहीं करता है, जानने के बाद इसका बाहर आता है। और जानिएगा कि बृहस्पति के 4 ग्रह जो लियो, आर्यो, क्रेस्टा और गैनीमेडा को गैलीलियो उपग्रह बोलते हैं, क्योंकि इन चारों खोज करने वाला कौन था? गैलीलियो ने किया था। और परीक्षा में प्रश्न एक और आता है कि मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका जवाब आप लोग गैलीलियो, आप लोग गैनीमेडा ही देंगे, जो कि बृहस्पति का उपग्रह। इसकी खोजकर्ता कौन था? गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कारक, परीक्षा में प्रश्न से पूछता है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। बता दीजिए। आर्गन क्या परसेंट है? कितने परसेंट आर्गन है? 0.93। 0.93 या 94। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन। क्या सही करेंगे? इसका जवाब आपका ओजोन है। धरती का रक्षा कवच के नाम से प्रसिद्ध है गैस ये। तो सूत्र क्या बताओ? सूत्र क्या इसका है? सूत्र बताइए।
ओजोन का सूत्र क्या है? O3 O3। ओजोन को मापने की इकाई कौन सी है? डाप्सन क्या नाम है? डाप्सन। डाप्सन डाप्सन इकाई डाप्सन है आपकी। प्रथम बार ओजोन में छेद कहाँ देखा गया था? कहाँ पर, किस माध्यम में देखा गया था? अंटार्कटिका अंटार्कटिका का माध्यम। किसने देखा था बताइए, किसने देखा था? चलिए कठिन हो गया, आएगा, हमको तो नहीं याद है। बताओ, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। सही है, सभी लोग बताइए भाई, सही है। कोई जुड़ा है कि नहीं सही भाई? है, मैं तो देख पा नहीं रहा हूँ। सही है, सही। चलिए, वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि, क्या बात है, क्यों सबसे तप्त मंडल है ये परत है? सूर्य के सबसे निकट है, इसमें आवेशित कण है, शरीर के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। इसका परिणाम क्या कारण है? यह शरीर के पृष्ठ से ठीक है। सख्त हो जाती है। हाँ? ये वाला सही। हमार वाला ऑप्शन तब सी यहाँ पे सही है। धरती गर्म होने का कारण यह है कि जो किरण सूरज जाती है वो लौट करके पुनः ही रुक जाती है और उसी कारण धरती गर्म हो जाती है। मतलब अपनी पार्थिव किरणों के कारण धरती गर्म होती है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है औसत विज्ञान से, ज्योतिष विज्ञान से, राजनीति शास्त्र से, व्याकरण से। सबको पता है। प्राण से सही। अष्टाध्यायी औषधि से। प्राण से औसत विज्ञान है, बहुत बढ़िया अष्टाध्यायी भाई। कौन सा है? नहीं, राजनीति शास्त्र का है, व्याकरण है, औसत विज्ञान व्याकरण का है? प्राण से है। व्याकरण से। अष्टाध्यायी व्याकरण। व्याकरण से। विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? माघ, विशाखदत्त, विशाखा बराहमिहिर, दत्त। दंडे। माघ विशाखा ने बताइए दत्त। क्या लिखा है? माघ ने क्या लिखा है? विशाख 12 में बताइए भाई, माघ ने क्या लिखा? बताइए कल हमको, सबका बता दीजिए कल। अंबिका दत्त माघ का पहले बताइए। शिशुपाल वधम शायद है। शिशुपाल वधम, दूतवाक्यम। शिशुपाल वधम, दूतवाक्यम की जरूरत नहीं, मुझे याद है माघ की। तो भाई विशाखदत्त ने तो यही है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस यहीं पे है। अच्छा, तो उनका नायक कौन इसका है? इसका नायक कौन है इस राक्षस का? इसका नायक कौन है मुद्रा राक्षस का? एक समान ज्ञान की जो मैंने क्विज बनाया था वर्ड वॉल शूद्र पे, उसमें प्रश्न है ये। ब्राह्मण इसका एक नायक ब्राह्मण है। ब्राह्मण में कौन है? चाणक्य है। इसका नायक जो है चाणक्य है। चाहे चाणक्य मौर्य मानिए, चाहे ब्राह्मण मान लीजिए। फिलहाल कहीं कहीं ब्राह्मण पात्र दिया, कहीं कहीं पर इसका पात्र जो है, इसका नायक जो चाणक्य को दिया है। अब विशाखदत्त हुए क्या? बताओ, बराहमिहिर में क्या लिखा हुआ है? बड़े के पापा का नाम बताइए। मोबाइल है। कोई कौमुदी है सर। अच्छा, तो बताओ किसके दरबारी बराहमिहिर किसके दरबारी थे? बराहमिहिर किसके दरबारी थे? विक्रमादित्य से। किस वंश का शासक था विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त पूरा नाम इसका, पूरा नाम इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम इसका है। जी सर जी। किस वंश का शासक है? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का शासक है। उसी के दरबारी थे बराहमिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतर नहीं थे, और 9 रत्न थे इसके दरबार में। जी। विभिन्न रत्नों में बराहमिहिर भी थे। इसका पुस्तक का नाम तो मुझे भी नहीं याद है। फिलहाल खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे। सिद्धांत शतक कुछ करके पुस्तक है इसकी। हाँ ये परी दांडे की जो पुस्तक है 10 कुमार चरितम, दांडे की पुस्तक का नाम क्या है? 10 कुमार चरितम। कहाँ बती है वो बाहर थी है। 10 कुमार और ये चरितम। पुस्तकें कई दांडी लिखे हुए हैं, लेकिन मुख्य फेमस पुस्तक इनकी यही है।
अगले में आ जाइए। धर्मांतर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में? किसमें सही करेंगे आप? सर धर्मांतर चिकित्सा पुरस्कार क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। बिल्कुल सही है। तो किसके बताओ, किसके दरबारी थे धर्मांतर, किसके दरबारी थे? सर उसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। और किसका जन्मदिन है? वो विवेकानंद जी का। 12 फरवरी है, 12 जनवरी है युवा दिवस। जी जी सर। और ये सीवी रमन का जन्मदिन है 28 फरवरी है। जी सर। इन्होंने सिद्धांत दिया था, रमण प्रभाव सिद्धांत दिए थे प्रकाश को लेकर के। जी प्रकीर्णन। हाँ नोबेल पाए हैं भाई ये भी। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नारायण पंडित। बताइए, अभी मैंने बताया था इसके बारे में। नारायण पंडित। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा हुआ है। देखिए एक चीज याद रख लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए यहाँ से, अक्सर भूलते हैं लोग, इसको गलती कर जाते हैं कि नारायण पंडित हैं कि विष्णु शर्मा है। जैसे पंचतंत्र, 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 और यहाँ पे है हितोपदेश, नीचे वाले में है हितोपदेश। तो कुछ नाम जो मैच करता है इनसे, देखिए मुझे लगता है कि दोनों अक्षर मैचिंग वाले हैं। हितोपदेश कुछ अलग तरह का है, छोटा भी इससे है, देखिए बड़ा भी, नारायण पंडित का बड़ा भी है। हितोपदेश भी बड़ा लगता है। हितोपदेश 5-6 अक्षर का हितोपदेश, 5 अक्षर 4 अक्षर। तो थोड़ा सा अगर नाम में थोड़ा सा गौर करेंगे आप, मतलब नाम मिला लीजिए तो पंखा नहीं चला पंचतंत्र से लगता मैच करता है। विष्णु और पंचतंत्र थोड़ा सा अब कुछ मैचिंग जरूर इसमें है। मूर्धा वाले वर्ड कौन कौन से हैं? चादर नहीं डाल करे। चलिए छोड़िए फिलहाल, मतलब जैसे भी याद करना है उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नारायण पंडित आपका जो है हितोपदेश है। नागार्जुन के बारे में पूछता भाई, नागार्जुन किसके दरबारी थे? थोड़ा सा आवाज बंद करा दीजिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। नागार्जुन को क्षार विधा का महारत हासिल थी इनको, नागार्जुन को। अब इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा किसके दरबारी थे। चलिए छोड़िए। वात्सायन और कात्यायन, वात्सायन में बताओ क्या लिखा है भाई? वात्सायन ने क्या लिखा हुआ है तो बता दे। नहीं पता? अरे भाई कई बार चर्चा में इस पर बात। हाँ, वात्सायन और कात्यायन दोनों दिमाग में रख लीजिए। कात्यायन जो है महाभाष्यकार हैं और वात्सायन का कामसूत्र है। अगला आ जाए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हैं, बहुत बढ़िया। और महात्मा गांधी क्या लिखे हैं? आ गया, बैठ हो गया। और महात्मा गांधी की जीवनी कौन सी है? पुस्तक का नाम बताइए भाई। महात्मा गांधी जीवनी किस नाम से है? ये तो ट्रुथ करके है। ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आई कई बार है, हिंदी में भी आई, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आई हुई है। बोलिए। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हाँ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इंग्लिश में इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। हाँ, इंग्लिश में इसका नाम है, हिंदी में इसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। परीक्षा में बार बार प्रश्न आया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो अब्दुल कलाम ने क्या लिखा है? एपीजे अग्नि, क्या बोलते हैं वो, अग्नि वाला, अभी राष्ट्रपति जब आपके हुए मरे जो भी, अग्नि की उड़ान, माई विजन 2020,
अग्नि की उड़ान, अग्नि के पंख कुछ करके पुस्तक का नाम इनके है। क्या नाम भाई बताइए कोई? चलिए, विंग्स ऑफ ऑफ फायर, फायर। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ अग्नि के पंख या विंग्स ऑफ फायर। बाल गंगाधर तिलक बताओ क्या लिखे हैं? तिलक, गीता रहस्य, परीक्षा में कई बार आज तक किया हुआ, गीता रहस्य आया हुआ है, तो तिलक की रचना है गीता रहस्य। चलिए अगला प्रश्न आपके है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969। कठिन प्रश्न था ये। जवाब इसका डी वाला है, 1969। तो भारत में किसी को मिला है अभी पुरस्कार? भारत में किसको मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। जी जी सर, अमर्त्य सेन। और लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र को लेकर मिला था इनको, अमर्त्य सेन को मिला है। भारत में मात्र भी एक ही लोगों को पुरस्कार, प्रथम बार तो कौन पाया था पुरस्कार है भारत में? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। कब मिला है? जी, गीतांजलि। कब मिला है? इन सब पर चर्चा मैंने बार बार किया है, आप लोगों को आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए सब चीजें। मैं तो साहित्य के क्षेत्र 1913 का डेट है। पुस्तक का नाम बताओ। गीतांजलि सर। गीतांजलि किस भाषा में लिखी हुई है? बंगला में। बंगला भाषा में। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी। क्या सही करेंगे? कंचनजंगा। कंचनजंगा, बहुत बढ़िया। कहाँ पर है, किस राज्य में है? सिक्किम। सिक्किम में। सिक्किम में पड़ता है। ऊंचाई कितनी इसकी है? 8611 शायद है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, 8611 शायद है अगल बगल। और इससे अधिक ऊंचाई लेकिन वो पीओके पाक कश्मीर में है। तो अगर भारत की बात करेगा और अगर वो दिया हुआ है तो उसको पहले सही करेंगे, बाद में इसको सही करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जो है कंचनजंगा को यहाँ पे सही करना है। लेकिन अगर यहीं पे केटू कटविन देता तो केटू कटविन को सही करते हैं आप। अगर यहीं पे रहा होता पूर्णतः भारत में से सबसे ऊंची चोटी। स्वायत्त भारत देगा अगर, तो कंचनजंगा को सही कर देंगे। अगर भारत की बात करेगा तो वहाँ पे आप जो है केटू कटविन को सही कर देंगे। अगर पूर्णतः भारत में से पूछे तब पूर्णतः भारत तो कंचनजंगा सही करेंगे। वही स्वायत्त भारत में वही हो गया, स्वतंत्र भारत में जो स्थित नंदा देवी होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि वह क्या करता है? प्रजनन में बाधा डालता है। जी पहला लार्वा के सांस में बाधा डालता था। इसमें देखिए प्रजनन में कोई दिक्कत तो करता नहीं है मच्छर, ये तेल जो होता है। प्रजनन तो पानी के बाहर मच्छर करते हैं, पानी के ऊपर अंडे जाग देते हैं। समस्या क्या खड़ी होती है, जब मिट्टी का तेल ऊपर होता है तो पानी के अंदर डूब जाता है जाकर के, उसके अंडे पानी के अंदर जो डूब जाते हैं और श्वसन क्रिया नहीं कर पाने के क्या होते, मर जाते हैं। दो चीजें खड़ी यहाँ होती हैं, पानी के ऊपर एक लेयर बनती है और सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन पानी सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि मछलियाँ भी मर जाती हैं। छोटी मोटी मछलियाँ भी जो है श्वसन क्रिया ना होने के कारण मर जाती है। ऑक्सीजन को रोक देता है सर। हाँ, ऊपर लेयर बना देता है ना। और आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो तनाव जो होता है उसको कम कर देता है, और ज़्यादा कम करने मतलब फैल जाता है, वो फैलने के कारण जो क्या होते हैं मच्छर वहाँ पे डूबते हैं और मर जाते हैं। मच्छर भी पानी के ऊपर बैठ नहीं पाते हैं मिट्टी के तेल डालने के बाद, जो मच्छर डूबने लगते हैं उसमें, इसलिए बेचारे अपने जो है अंडे उनके देते हैं, तो वहाँ श्वसन क्रिया कारण वो दिक्कत खड़ी उनको होती है। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में?
उसके पीछे तो पीछे गिर उसके कोई पीछे। गाड़ी जा रही है, कार कोई जा रही है, आराम से एक गति से जा रही है, 60 की रफ्तार से गाड़ी रोड पर दौड़ रही है, स्थिर है, मतलब कोई डगमग नहीं कर रही, बढ़िया रोड है, हाईवे नंबर 1 का रोड। तो गेंद ऊपर बच्चा फेंकेगा तो कहाँ गिरेगी? उसके उसके पीछे। हाथ में। ये समझने वाली बात है, और प्रश्न देने का एक उद्देश्य है। ऐसा प्रश्न नहीं देगा वो कि पीछे गिरेगी आगे गिरेगी, तब तो मामला का तब तो जाने, तब सब जानेंगे, सब पीछे गिर भागेगी। नहीं, और अगर बंद इसको है। कभी आप चेक करिएगा, गाड़ी में बैठे बंद, गाड़ी बंद कर लीजिए और गेंद ऊपर उछालेंगे तो मतलब पीछे नहीं जाएगी वो, 60 की रफ्तार से पीछे नहीं भागेगी गाड़ी, पीछे भागेगी। गेंद एकदम सीधे आपके पास ही गिरेगी, क्योंकि उसमें वहाँ पर जो है वो ग्रेविटी जो होती है 0 हो जाती है। तो गेंद ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हाथ नहीं हाथ होती है। में, गेंद आपके हाथ में ही गिरेगी वो, मतलब अगर लौकाएगा बच्चा गेंद सीधे ऊपर हाथ में ही गिरेगी, पीछे नहीं गिर जाएगी। अगर उसका शीशा बंद है तो हवा नहीं चलती है तो इसका जवाब आपका क्या रहेगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर कोई प्रश्न इस तरह परीक्षा में अगर आते हैं तो जानिएगा कि नॉर्मल चीजें सही नहीं होने वाली वहाँ पे। जो जो चीज आप सोचते हैं ये होगा, अगर वह होता तो प्रश्न ही नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे यह गलत किया है। अगर वहाँ नहीं, पे गलत लिखा है नहीं दिया खुली है। कार लिखा है, नहीं गलत है। अगर यहाँ पे खुली कार लिखा है तो जो स्थिर नियम गति होता से है जा रही खुली सेकंड। कार में बैठा एक बालक, अरे भाई नहीं समझ रहे हैं, खुली कार में बैठा हुआ का मतलब स्थिर गति से गाड़ी, रफ्तार से गाड़ी चल रही है। अब खुली कार का मतलब है कि अब अंदर से अंदर जगह उसके है, मतलब सबसे हवा खोल देगा तो हवा की रफ्तार से पीछे की गाड़ी पीछे आगे से भाग जाएगी, वो गेंद भाग जाएगी। हवा नहीं है, इस तरह की चीजें कोई समस्या नहीं, तो गेंद उसके आगे हाथ में गिरेगी, गेंद पीछे नहीं भागेगी। तो यहाँ पे जो जवाब है, प्रश्न जो बनाया गया है उसका उद्देश्य यही है कि इस चीज को आप समझें कि जो है, जैसे आप इसे वायुयान में आप ऊपर चले गए अंतरिक्ष में, गिरना लौकाएंगे तो क्या गिरना पीछे भागेगी? उस रफ्तार से गिरना पीछे गिरेगी? मान लीजिए वायुयान आपका रॉकेट जो है 1000 की रफ्तार से ऊपर चल रहा है, उसके अंदर पानी लुकाएंगे तो क्या पानी 1000 रफ्तार पीछे भाग जाएगा? नहीं, अगर आप जो वायुयान में यात्रा कर रहे हैं, कलम लुकाएंगे तो कलम का पीछे की तरफ लड़ेगी जा करके? नहीं, यहाँ पे जो लेकिन खुला सर हुआ दिया था उससे ऐसा कंट्रोल। नहीं होगा, वहाँ पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था बिल्कुल हो जाती है। और वही लगभग कुछ नहीं तो व्यवस्था इसमें आपकी गाड़ी में भी वही काम लगभग होता है। बशर्ते गाड़ी एक नियमित गति से हो और उसका शीशा उसका बंद हो, हवा काम नहीं कर रही हो, तो जैसे जो काम आपके वायुयान में होगा, जो काम आपके रॉकेट में होगा, वही काम आपकी गाड़ी में भी होगा। वही काम लेकिन यहाँ पे ट्रेन में भी वही काम होता है। नहीं तो खुली इसमें कार सर लिखा खुली है। कार लिखा हुआ। खुली कार में बैठा एक बालक, अब खुली कार लिखा तो हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पे स्थिर गति से जा भी रही है वो। और हाँ इसमें हाँ, हवा जा तो में है, लेकिन सीधे ऊपर उठा। अगर मान खुली बीच लीजिए से आती है कार, ऊपर बीच में होता है ऊपर जगह। क्या बोलते हैं, खुली कार लिखा जरूर यहाँ पे, उत्तर यहाँ पे सी वाला सही किया हुआ है। जैसे मान लीजिए हाँ, इसीलिए तो। गाड़ी के ऊपर अगर कोई ढक्कन नहीं है, क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ी के ऊपर कवर नहीं लगा हुआ, जैसे कुछ गाड़ी खुली हुई होती है, अगर लौकाएगा तो भाई तो वहां भी हो सकता है गिरे, लेकिन हो सकता है ना गिरे, दोनों बातें हैं। नहीं मास्टर साहब, अगर मान लिया जाए मोटरसाइकिल पर आप जा रहे हैं खुले में, अगर आप कोई चीज उछालेंगे तो पीछे गिरेगा। वही बात, हवा काम करेगी वहां पे, चला जाएगा पीछे, वहां पे हवा हाँ काम करेगी, अगर हवा काम कर खुला जाएगी। खुला लिखा तो पीछे गिरेगा। बैठा एक बालक, खुली कार लिखा हुआ, खुली कार थोड़ा समस्या सही कर दिया यहाँ पे, बंद कार लिखना चाहिए था इसको, लेकिन फिलहाल उसका उत्तर हाँ सी वाला बंद सही किया होता हुआ तो। है। यहाँ इसका उत्तर सी वाला सही किया हुआ है। अगला है लाया फ्लोटिंग। नाम थोड़ा बदला गया है इसका। अगर हिंदी में बात करेंगे आर्किमिडीज सर। तो इसको उत्प्लावन का सिद्धांत बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम क्या है? उत्प्लावन का सिद्धांत। इसी को इंग्लिश में लॉ ऑफ फ्लोटिंग बोलते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उसने ये कहा था कि आर्किमिडीज। पानी, किसी चीज को पानी में डुबाने पर अगर बस पूरी डूबती नहीं है तो जितना जितना पानी वो निकालेगी उसका भाग उतना, उस पानी को जोख लीजिए, उस बस का भाग उतना ही होगा। अपने मेरी आयतन बात के समझ में आ बराबर रही है? पानी निकलता है। अगर बस पूरी तरह पानी में डूब नहीं रही है, तो ज्यादा भारी नहीं है,
बस तो कुछ अगर ऊपर अगर है तो जितना पानी निकालेगा वो उतना पानी हटाएगा अपने द्वारा वो। उस पानी का वेट वजन कर लीजिए आप, उस वस्तु के वजन के बराबर होगी, डूबे हुए वस्तु वजन के बराबर होगी। ये सिद्धांत था उसका, आर्किमिडीज का। बता भाई, राइट ब्रदर्स ने कौन सा आविष्कार किया है? राइट ब्रदर के कौन से आविष्कार हैं? हवाई जहाज। इंटर में या हाई स्कूल में एक पार्ट था, एरोप्लेन टू बैलून टू एरोप्लेन। जी सर, शायद हाई स्कूल में है कि सबसे इंटर पहले में? एरोप्लेन यही उड़ाए थे। तो राइट ब्रदर का ही काम ये है, एरोप्लेन वाला काम जो है राइट ब्रदर का ही है। तो आपको उत्तर यहाँ पे राइट ब्रदर का एरोप्लेन ही सही करेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत वही है, स्लॉन बल आपका है। और गैलीलियो का सिद्धांत जो है आप जाने गए, इसके पहले उसने दूरबीन का आविष्कार किया हुआ है। न्यूटन के बारे में गुरुत्वाकर्षण आपका है, ग्रेविटी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक शक्ति में होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। 746 वाट। 746 डी वाला ऑप्शन सही कर देंगे यहाँ पे आप। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं बताइए? 169 लीटर। प्रश्न नंबर है 76। पहला वाला सही है, 159। जिससे तेल आपका जो आता है, इससे तेल जो आपका क्रूड ऑयल आता है, बैरल में ही आता है। अच्छा बताइए, नदी में जो पानी बहता है उसको किस में मापते हैं? इकाई क्या मापने की है? पीजोमीटर। क्या? पीजोमीटर से। नहीं, कोई और बताए। तो नदी में पानी पानी लोग पानी छोड़ते जब हैं नहरों में, कहते पानी छोड़ा गया इतना, तो क्या बोलते हैं उसको? सर हाइग्रोमीटर उसमें तो क्यूबिक मीटर बोलते अरे हैं। भाई, पानी की मात्रा पूछ रहा हूँ मैं। पानी की मात्रा छोड़ते जो हैं उसको किसमें मापते हैं? पानी की मात्रा को क्यूसेक क्यूसेक सर, हाँ, क्यूसेक। क्यूसेक जवाब उसका सही है, क्यूसेक में क्यूसेक। मापते हैं। सर क्यूसेक। हाँ बिल्कुल, जवाब सही है आपका, क्यूसेक। पानी की मात्रा को क्यूसेक में मापते हैं। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, क्या सही करेंगे? सप्तधन ऋषि। सप्तऋषि। कौन सा ऑप्शन, सी वाला? सी वाला सही। कौन सी संधि है इसमें? और हो जाता है। और और हो जाता है, सही है। किसमें होता है यार? गुड़ 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 संधि। विसर्ग संधिएगा। नहीं, गुड़ गुड़ विसर्ग में संधि। नहीं होता है। है, ये काम गुड़ में होता है। जी सर, जी गुड़। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, प्रतिधन उपकार। सत्य कौन सी है? जी आजाद संघ। और कोई बताए? यण संधि है, ये क्या है? प्रतिधन उपकार। यार संधि जी। यड़ यड़ संधि, संधि। यड़। यड़ इको संधि। यड़। यानी ये कि इसकी हमेशा याद रखिएगा, अजाद संधि में दो वर्ड खास करके आते हैं आपका, एचो आयोवा, या और वाह आता है। आओ, आए आय और आए आओ, आओ। या आए और वाह। आओ। ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिएगा। या और वाह के पहले अगर वर्ड अगर आधा अगर लगा हुआ है तो वहां पे यड़ संधि ही होगी। अगर आधा नहीं है तो वहां पर या संधि होगी। अगर कहीं पर संधि विच्छेद कर रहे हो या संधि कहीं पर हुई है, या और वाह बीच में है और उसके पहले का वर्ड अगर आधा नहीं है, आधा नहीं है तो या संधि होगी, और आधा अगर है तो आपकी जो है संधि कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। ये बिल्कुल कंफर्म रूप से दिमाग में बैठा लीजिए, इसको गलती नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रत्युपकार है, धन उपकार सही होगा जब आपका यड़ संधि यहाँ पे आपकी है। यशोदा, नकुल बताइए भाई, बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये, परीक्षा में बहुत बार आती है ये। विसर्ग है सर, विसर्ग। बिल्कुल जवाब सही है आपका, विसर्ग संधि यहाँ पे। ये विच्छेद करिए। विच्छेद बता यह दीजिए। धन। यस है धन दा, हाँ, यह धन बाहु। यस है धन दा मिलाकर यशोदा बनता आपका है। चलिए, अब समाप्त हो गई आप लोगों की सेवा आज।
प्रणाम सर। चलिए सभी लोगों को शुभ रात्रि। कल पुनः हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे। और एक चीज भूल गया मैं बताना आप लोगों को, कल अजीत का क्लास रहेगा सुबह में, थोड़ा सा लेट हो गया बताने में। कब से अजीत क्लास आपका है? कब से क्लास है आपकी, कै बजे से सुबह में? 6 बजे, सुबह 6 बजे। चलिए ठीक है, वो भूल गया, बीच में बताना चाहिए, बीच में भूल गया मैं। सुबह 6 बजे क्लास आपकी रहेगी। और कल मेरा भी छुट्टी है, सुबह मैं भी आ जाऊंगा 6 बजे के बाद, 6-7 बजे बाद मैं लग जाऊंगा, यही रहना है। 7 बजे से मैं भी क्लास ले लूंगा एक ठो। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि। कल हम लोग पुनः मिलेंगे सुबह में।